एवरीबॉडी। इंग्लिश का क्लास चल रहा है बेटे हमारा। और अभी वीडियो 2 में मैंने आपको सब्जेक्ट का मीनिंग सिखाया था कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो उसे कैसे ढूंढना है अपने सेंटेंस में, या किस तरीके से सब्जेक्ट को समझना है। और अभी वीडियो 3 चल रही है जिसमें मैंने आपको वीडियो 2 के एंड में भी बताया था कि बुक में मेरी एक एक्सरसाइज है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें 10 सेंटेंसेस हैं जिसको करने से आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज और परफेक्ट हो जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो 2 सुना था तो आपने वो होमवर्क भी सुना होगा, तो अब आप उसको चेक कर सकते हो। और अगर आप सीधा वीडियो 3 देख रहे हो डेमो के जरिए या कैसे भी, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। और अगर आप वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हो, वीडियो लेक्चर से कर रहे हो ऑलरेडी, तो फिर आप वीडियो 2 भी होगी आपके पास, तो पहले वीडियो 2 को देखो और फिर इस होमवर्क को करो और फिर इस वीडियो 3 जो इस टाइम चल रही है उसको देखो, तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट करना है सेंटेंसेस को, दैट्स ऑल। फ्रेंडशिप इज बिटवीन राम एंड श्याम। जो बुक में लाइन दिया है दैट इज फ्रेंडशिप इज बिटवीन राम एंड श्याम। और इसका मुझे जो हिंदी चाहिए वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और हिंदी चाहिए दोनों में मित्रता है, दोनों में फ्रेंडशिप है। तो इसको ये गलत बना है। ये जो बना है, पहली बात तो ये कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं द फ्रेंडशिप इज बिटवीन राम एंड श्याम, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्ती राम और श्याम के बीच में। जबकि हिंदी जो मुझे चाहिए वो है दोनों में दोस्ती है ना। तो इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट है फ्रेंडशिप नहीं होगा, देयर होगा। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन, आगे सारा सेम है, राम एंड श्याम। फिर से सुनो कि अगर मैंने बोला फ्रेंडशिप इज बिटवीन राम एंड श्याम, तो हम बोल रहे हैं दोस्ती राम और श्याम के बीच में है, राम और मोहन के बीच में नहीं है, वो एक अलग स्टोरी बनेगी। और अगर मैंने बोला देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, तो इसका मतलब होगा कि राम और श्याम के बीच में फ्रेंडशिप है। तो स्टोरी जो है बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगी। तो इंग्लिश को सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब आप एक लाइन सीख रहे हो तो उससे क्या स्टोरी आगे बढ़ेगी उसको सीखोगे, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि कब फ्रेंडशिप से शुरू होना चाहिए या कब देयर से शुरू होना चाहिए। राइट, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस से आएगा, सुनने से आएगा, बोलने से आएगा, पढ़ने से आएगा, मेरे से समझने से आएगा, धीरे धीरे बहुत सारे तरीकों से आता जाएगा। फिर आता है माई शर्ट्स आर इन द बॉक्स। माई shirts are in the box। अब इसमें जो हिंदी मुझे चाहिए, बॉक्स में मेरी शर्ट्स हैं। तो इंपॉर्टेंस शर्ट्स की नहीं है, इंपॉर्टेंस बॉक्स की है, क्योंकि हिंदी है बॉक्स में मेरी शर्ट्स हैं। इसका मतलब स्टोरी कैसे बनेगी? अरे बॉक्स में मेरी शर्ट्स हैं, उसकी नहीं है, ठीक है, ये स्टोरी बनेगी। और जो मैंने स्टेटमेंट दिया माई शर्ट्स आर इन द बॉक्स, में बिल्कुल अलग स्टोरी बनेगी। अरे मेरी शर्ट्स बॉक्स में है, तुम अलमारी में खामखा ढूंढ रहे हो, ऐसे। तो स्टोरी को समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब अगर मुझे ये चाहिए बॉक्स में मेरी शर्ट्स हैं, तो बॉक्स की इंपॉर्टेंस बतानी है, तो देयर से शुरू होगा। देयर आर माई शर्ट्स, बाकी सारा सेम, इन द बॉक्स। ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे, समझ आता जाएगा। आपका ठीक है तो वेरी गुड, मार्क्स दे दो अपने आप को। फिर चेयर्स आर इन द कॉर्नर। अब जो हमें हिंदी चाहिए वो मैंने ब्रैकेट में लिखी। कोने में कुर्सियां हैं या कोने में कॉर्नर में चेयर्स हैं। फिर वही बात हो गई, बॉक्स में शर्ट्स हैं, कॉर्नर में चेयर्स हैं,
तो अगेन किससे शुरू होगा? देयर आर, क्योंकि चेयर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉर्नर की इंपॉर्टेंस है ना। तो देयर आर चेयर्स इन द कॉर्नर, बाकी तो आप समझ ही लेंगे। समझ आया? अच्छा, उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है दैट इज नंबर 4। अब जिसने वीडियो 2 नहीं देखा है वो भी थोड़ा समझ पा रहा होगा मेरे ख्याल से। कैट्स आर ऑन द रूट, सॉरी ऑन द रूफ, वही मैंने कहा ये क्या मीनिंग बन रहा है। तो कैट्स आर ऑन द रूफ, जबकि हमें जो ब्रैकेट में मीनिंग लिखा है वो है छत पर कैट्स हैं, रूफ पर छत पर कैट्स हैं, है ना। तो अगेन छत की इंपॉर्टेंस है, तो देयर आर कैट्स ऑन द रूफ। नंबर 5 चेक करिए अपना, अ बस स्टॉप इज नियर द टाउन। और जो हमें मीनिंग चाहिए वो चाहिए शहर के पास बस स्टॉप है ना, टाउन के पास बस स्टॉप है। तो अगेन देयर इज अ बस स्टॉप, बाकी सारा सेम। या अगर बस स्टॉप से ही शुरू करना है, अ बस स्टॉप इज देयर नियर द टाउन, ऐसे भी आ सकते हैं, देयर इज अ बस स्टॉप नियर द टाउन। या फिर अ बस स्टॉप इज देयर नियर द टाउन। तो देयर का यूज तो करना ही पड़ेगा, चाहे स्टार्टिंग में करो चाहे बीच में करो, दैट वे। फिर नेक्स्ट आता है बिटवीन अस एंड देम आर गुड रिलेशंस। हम में और उनमें जो है अच्छे रिलेशंस हैं। बिटवीन अस एंड देम आर गुड रिलेशंस। अब इसमें सब्जेक्ट का तो यूज ही नहीं हुआ अभी तक, है ना, क्योंकि किसकी बात हो रही है? रिलेशंस की। तो देयर आर गुड रिलेशंस बिटवीन अस एंड देम, या गुड रिलेशंस आर देयर बिटवीन अस एंड देम। तो बिटवीन अस एंड देम तो आगे का पार्ट है, तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें या तो हम ऐसे बोले देयर आर गुड रिलेशंस, क्योंकि हम किसी चीज के होने की बात करते हैं तो देयर उठाना पड़ता है। तो देयर आर गुड रिलेशंस बिटवीन them and us, या between us and them, या गुड रिलेशंस आर देयर। देयर तो यूज करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे करें या वैसे करें, दैट वे, राइट। नहीं तो बड़ा अधूरा सा लगता है ऐसे जैसे बनाया हुआ था। फिर 7th आता है देयर वॉज द टाइम ऑफ नून। ये तो पक्का ठीक होगा आपका, देयर वॉज द टाइम ऑफ नून, दोपहर का वक्त था, है ना। तो देयर से नहीं शुरू होगा ना, जब टाइम और मौसम की बात आती है तो इट से स्टार्ट होता है, बस तो सिंपल बन गया, इट वॉज द टाइम ऑफ नून, ये सिंपल है। तो इसमें देयर की जगह पे इट आना था, क्योंकि टाइम और मौसम इट इज ऑलवेज इट, सब्जेक्ट राइट, जिससे हमने स्टार्ट करना होता है। टाइम और मौसम के केस में हम इट यूज करते हैं, ना कि देयर, राइट। उसके बाद लाइट वॉज नॉट, जिनको दिक्कत होती है वो ऐसे ही बोलते हैं, फिर वो सोचते हैं अरे सामने वाले को अजीब लगा, इसका मतलब मैंने कुछ ठीक नहीं बोला, है ना। अब लाइट वॉज नॉट मतलब लाइट नहीं थी, बच्चे ने कहा ठीक तो बना है लाइट नहीं थी, नो इट्स रॉन्ग। हम लाइट के होने या ना होने की बात कर रहे हैं, तो देयर, क्योंकि टाइम और मौसम में तो इट आएगा, अदरवाइज देयर आएगा। तो देयर वॉज नो लाइट। तो जब आपको समझ में ना आए ना सब्जेक्ट क्या है, तो फिर हम देयर से उठाते हैं, आप देखेंगे। तो देयर वॉज नो लाइट, या लाइट वॉज नॉट देयर। आप देयर को बाद में भी यूज करके बना सकते हो, लाइट वॉज नॉट देयर, देयर वॉज नो लाइट, दोनों ठीक है, लेकिन देयर का यूज तो करना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद आता है देयर वॉज द सीजन ऑफ समर, समझ गए होगे आप। देयर वॉज द सीजन ऑफ समर, गर्मियों का मौसम था, मौसम
देयर वाज द सीजन ऑफ समर। अब मौसम के लिए क्या आता है? इट आता है, तो बस सारा करेक्ट हो गया आपका। इट वाज द सीजन ऑफ समर या इट वाज समर, बाकी सारा सही। ठीक है ना, क्योंकि टाइम और मौसम इट। फिर है इन द गार्डन आर फ्लावर्स, गार्डन में फ्लावर्स हैं, है ना, बाग में फूल हैं, एक ही बात है। तो गार्डन में फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के होने की बात हो रही है तो देयर आना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज के होने की बात करते हैं तो देयर से स्टार्ट होना चाहिए। तो देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन या फ्लावर्स आर देयर इन द गार्डन, दोनों ठीक है। इन द गार्डन देयर आर फ्लावर्स, ये भी ठीक है। असली बात है कि देयर का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको उसे फिट करना पड़ेगा। तो देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। अब जब इतने सेंटेंसेस आपने देयर के कर लिए ना, अब आपको देयर पे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ऐसे ही आगे भी सारी वीडियोस में कहीं ना कहीं देयर आता रहेगा, तो धीरे धीरे परफेक्शन में चले जाओगे। फिर न्यूज़पेपर रीड करोगे, मैगजीन रीड करोगे, अपनी बुक्स रीड करोगे, सुनोगे, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ पे देयर क्यों आया, आप समझ आया, देयर से ही तो आना चाहिए था। तो इंग्लिश बोलने से, सुनने से, समझने से, समझने से नहीं मतलब सुनने से, बोलने से, लिखने से, पढ़ने से, हर तरीके से आती है। और बोलने से तो बहुत ज्यादा आती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। शुरू में हम गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों से हम याद रखते हैं, ओ यार ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, अगली बार ध्यान रखूंगा, ये क्या कर दिया। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आप किसी को गलत बोल दिए और आपको खुद पता चल गया कि मैंने गलत बोला, तो उसमें पसीने नहीं आने चाहिए आपको। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिए, और वो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? गलती करके ही तो सीखूंगा। मैम कहती है गलती करेगा बेटा तभी सीखेगा, गलती करे बगैर तो तू सीखने वाला है ही नहीं है। तो जब भी आपसे गलती हो जाए, बी हैप्पी कि वाओ मेरे से गलती हुई और मैं पकड़ गया। आप ये सोचो कि मैं किसी के सामने स्टार्ट करूं बोलना और मेरे से गलती ना हो, डोंट एक्सपेक्ट, इसकी तो उम्मीद भी मत करो आप अपने आप से। गलती तो होगी होगी और उसी से इंप्रूव होगे। एक तरीका और बताती हूँ, ऐसी सब बातें चलती रहेंगी कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, अजनबी लोग, जैसे बस में हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, कहीं रास्ते पे जा रहे हो, तब जरूर इंग्लिश बोलो। क्यों? घबराहट नहीं होगी। क्यों? गलत बोल गया तो बोल गया, कौन सा इसने मेरे को फिर से मिलना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं गलत बोल गया, हाय क्या सोच रहा होगा, तुझे क्या करना है वो क्या सोच रहा होगा। दुनिया में इतने अनगिनत लोग रहते हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे करना क्या है। क्या वो मेरे को आके बोल रहे तेरे को बोलना नहीं आता ना, वो तो नहीं बोलेगा। मैम वो सोच रहा होगा, वो मुस्कुरा रहा होगा, तुम्हें उससे तुम्हारे पर क्या फर्क पड़ जाएगा। तो एक तो ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर आओ कि अगर मेरे ऊपर कोई अपने मन में कुछ गलत सोचा, किसी ने कोई हंसा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपने मकसद पे चल रहा हूँ भैया, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही एम है, मेरे को तो अंग्रेजी सीखनी है। और मैम बोल रही है कि बोलने बोलने से ही आएगा, भैया कुछ भी करके बोलना शुरू करो। एक और रास्ता क्या है, घर में बोलो। किससे? अपने आप से। कैसे? अरे ऊंचा ऊंचा, मन में नहीं, ऊंचा ऊंचा बोलो। घर में सबको अजीब लगेगा, लगने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सीखनी होती है ना, वो हर काम करते हुए, इवन बैठे हुए, चलते हुए, कुछ भी करते हुए घर में अपना इंग्लिश बोल सकता है। ऊंचा ऊंचा बोले तो और अच्छा है, उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो बहुत आसान होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये सबसे सबसे इजी लैंग्वेज है, सबसे इजी। अब जैसे आज देयर के आपने इतने एग्जाम्पल्स और पढ़ लिए, फर्स्ट लेक्चर में और पढ़ लिए, तो बस अब तो देयर के पीछे पड़ जाओ। मेरे जैसा कैंडिडेट हुए तो बस कुछ भी करके देयर के सारे सेंटेंसेस दिमाग में रखे कि भैया आप किसी तरीके से और देयर ढूंढो, कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो उससे परफेक्शन में चले जाओगे। ठीक है ना? ओके। उसके बाद देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, और वो है व्हाट इज अ वर्ब। बिल्कुल मेरी बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहला पार्ट हमने पकड़ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है,
अब दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि वर्ब क्या होता है ना। वर्ब होता है जिसको आप हिंदी में क्रिया बोलते हो, काम बोलते हो, है ना। और मैं कैसे बोलती हूँ, वो बोलता है कि जी वर्ब्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो फाइनाइट वर्ब होता है और एक जो है वो इनफाइनाइट वर्ब होता है। तो एक फाइनाइट वर्ब और एक इनफाइनाइट वर्ब, पहले तो ये 2 वर्ड्स पकड़ो। मैम ये वर्ड्स पकड़ने जरूरी है, हाँ पकड़ लो, फिर कल को जाके जब अच्छे से आ जाएगी तो फिर भूल जाना बेशक, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी आप पकड़ो ताकि आगे की पढ़ाई जब मैं फाइनाइट वर्ब बोलूँ, इनफाइनाइट बोलूँ, सब्जेक्ट बोलूँ, वर्ब बोलूँ, तो आपको समझ आ रहा हो कि ये कैसे बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए अभी तो पकड़ो इन वर्ड्स को, कल की कल देखी जाएगी जब थोड़ा बहुत अच्छा बोल लग जाओगे। अब फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट को इनफाइनाइट बोलते हैं। अब जो फाइनाइट वर्ब है उसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें एक तो कुछ करना आ जाता है, कुछ भी करने की बात हो रही है, उठना बैठना सोना पढ़ना बात करना रोना खाना खाना, तो वो सब फाइनाइट वर्ब है ना। एक तो, और दूसरा कुछ होना, किसी के होने की बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा फाइनाइट वर्ब है। या किसी के पास होना, के पास होना, जैसे मेरे पास 5 रुपए हैं सिर्फ आज, पता नहीं कैसे चलेगा मेरा आज का दिन। या उसके पास तो भैया BMW है ना, तो के पास होना। तो 3 तरीके से फाइनाइट वर्ब होते हैं, एक कुछ करना, एक किसी का कुछ होना, और एक किसी के पास कुछ होना, जिसको मैंने लिख दिया के पास होना। ये तीनों फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स है, राइट। अच्छा, अब इसमें जो इनफाइनाइट है वो क्या बोलते हैं, जो फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब है आप फाइनाइट को पकड़ लीजिए, इनफाइनाइट आ जाएगा। कि जो फाइनाइट है वो 3 होते हैं, जिसमें एक आ गया आपका कुछ करना, एक हो गया कुछ होना, जैसे राम मेरा भाई है, तो इसमें जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है। राम बड़े मजे से बात करता है, तो बात करना ये फाइनाइट वर्ब है, फर्स्ट कैटेगरी का, है ना। मेरे पास 50 पेन्स हैं, मुझे पेन्स का बहुत शौक है भाई, तो मेरे पास है, तो इसमें पास है, दिस इज द फाइनाइट वर्ब, राइट। ऐसे अब इसमें फिर एक एक्सरसाइज आ रही है ना। तो अब आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और वो एक्सरसाइज खुद करो, फिर वीडियो को दोबारा रन करो, तो फिर अपने आप को चेक कर लोगे। तो मेरे साथ साथ तब करो जब आप पहले अपने पेपर पे एक्सरसाइज कर चुके हो, राइट। और पॉज करके आगे बढ़ जाओ फिर। अब देखो, फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन क्या है कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है और मेन वर्ब ढूंढना है, कि जी सब्जेक्ट क्या है इसमें और मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब, है ना। अब पहला आता है, मेरा घर उसके घर के पास है, लिखती हूँ, मेरा घर उसके घर के पास है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मेरा घर, माय हाउस, क्योंकि उसके होने के बारे में बात हो रही है, तो जिसके होने के बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट है। और मेरा घर है, ये इसमें मेन वर्ब है, उसके घर के पास ये आगे का है, ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो मेरा घर है उसके घर के पास, ऐसे 3 हिस्से बने। तो पहला हिस्सा बना मेरा घर सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा बना है क्योंकि उसके होने की बात हो रही है, कुछ होना, और उसके घर के पास ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट जैसे बोलते हैं हम। तो माय हाउस इज नियर हिज हाउस, ये इसका लाइन बन जाएगा, है ना। फिलहाल हम अंग्रेजी नहीं बना रहे, हम सिर्फ ये पकड़ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या और मेन वर्ब क्या है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद आता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो मैंने इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप भी बोल चुके होंगे अगर आपने सीखा थोड़ा सा पहले से,
मैंने नहीं सिखाया, मैं तो सिखाना शुरू कर रही हूँ, है ना। तो चलिए इसको ऐसे ही सीखते हैं सीधा सीधा। जैसे मैंने बोला मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मेरा इसमें सब्जेक्ट है। मेरा नहीं है, ये इसका सेकेंड पॉइंट है, ये सब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया। कोई दोस्त, आई हैव नो फ्रेंड। तो आई हैव का क्या मतलब है? मेरा। आई हैव का मतलब होता है मेरा है। और अगर मैंने बोला आई हैव नो फ्रेंड, तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये इसकी अंग्रेजी है। तो इसमें कौन सा वाला फाइनाइट वर्ब हो गया? वो जो थर्ड कैटेगरी का था। पहला था कुछ करना, दूसरा था कुछ होना, और तीसरा है के पास होना। तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है भाई, तो मेरा नहीं है, मेरे पास नहीं है, एक ही बात है। तो इसलिए इसमें थर्ड कैटेगरी वाला फाइनाइट वर्ब है। एक और तरीके से बना सकते हैं, देयर से, देयर इज नो फ्रेंड ऑफ माइंड, तो फिर इज आ जाएगा। कोई नहीं है, तो फिर उसमें है मेन वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब इसी को हम और तरीके से बना सकते हैं, देयर इज नो फ्रेंड ऑफ माइंड। अब ये ऑफ माइंड कैसे आ गया, ये धीरे धीरे सीख पाओगे ना। इसका तो मेरे पास अभी कोई इलाज नहीं है। इस कहां से आ गया? वो ऐसे कि है के लिए इज आता है, वो अभी अगला लेक्चर है। देयर इज नो फ्रेंड ऑफ माइंड, अभी तो सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ मैं कि इसमें ये सब्जेक्ट है। और फाइनाइट वर्ब हिंदी में अगर देखें तो अगर आई उठाना है तो नहीं है, इसमें के पास है वाला सेंस है। और अगर देयर उठाना है तो फिर है वाला सेंस है, राइट। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड इसमें आता है मेरे पिता के दोस्त तुम्हारे पिता के दोस्त से बात करेंगे। मेरे फादर के फ्रेंड तुम्हारे फादर के फ्रेंड से बात करेंगे। अब इसमें फाइनाइट वर्ब तीन तरीके के होते हैं, कुछ होना, के पास होना, और कुछ करना। तो अभी तक आपने भी गेस कर लिया होगा कि इसमें कौन सा वाला आ रहा है। मेरे फादर के फ्रेंड तुम्हारे फादर के फ्रेंड से बात करेंगे। किस चीज की बात कर रहे हैं? बात करने की, है ना। अगर हम बात करने की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला जो है फाइनाइट वर्ब हो गया। कुछ करना, क्या करेंगे? बात करेंगे। अब इसका सब्जेक्ट क्या है जो बात करेगा? कौन बात करेगा? मेरे फादर की फ्रेंड। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये जो है ये सब्जेक्ट है, और ये जो है ये वर्ब है, बात करेंगे। इंग्लिश क्या होगी वो अभी अगर आप नहीं बना पाते कोई बात नहीं। तो माई फादर्स फ्रेंड विल टॉक, है ना, बात करेंगे, विल टॉक कैसे बना आ जाएगा। वो अभी नहीं सीख रहे, हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो फिलहाल अभी आप हिंदी में ही पकड़िए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। जो बात करेगा वो सब्जेक्ट है, जो कुछ करे वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की पहली कैटेगरी मैंने यही बताई थी आपको। तो कौन बात करेंगे? फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड से थोड़ी ना कोई पूरा समझ आ रहा है, तो पूरा बोलना पड़ेगा किसके फ्रेंड, इसलिए सब्जेक्ट बना मेरे फादर के फ्रेंड। बात करेंगे तुम्हारे फादर के फ्रेंड से, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, धीरे धीरे चलिए। अच्छा, उसके बाद आता है अभी दोपहर है। अभी मतलब एट प्रेजेंट, अभी दोपहर है। तो इसमें समय की बात हो रही है, तो इट इज, है ना, आफ्टरनून, एट प्रेजेंट, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आया? इट, और वर्ब क्या आ गया? इज, है, कुछ होना। फाइनाइट वर्ब की तीन कैटेगरी, कुछ करना, कुछ होना। तो कुछ होना, दैट इज व्हाट इज वर्ब। अच्छा, कुछ होना भी वर्ब होता है, यही तो सीखने बैठे हो कि कुछ होना भी वर्ब होता है, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहां से जाने का वक्त है। अब यहां से जाने का टाइम है।
तो किसके बारे में बात हो रही है? टाइम के बारे में। टाइम के बारे में तो इट से स्टार्ट होगा, है ना। नाउ इट इज द टाइम टू गो फ्रॉम हियर। तो इसमें फिर से वही बात आई कि समय के बारे में बात हो रही है तो इट इज ही आएगा। है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इज आता है, सबको पता है। तो इट इज टाइम टू गो फ्रॉम हियर। समझ आया ना? तो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से सुनते चले जाओगे। आगे का कैसे बन रहा है, मैंने कैसे बोल दिया, इट इज टाइम टू गो कैसे बोल दिया, वो धीरे धीरे आ जाएगा, वो भी आ जाएगा कि टू गो कैसे बोल दिया आपने। इट इज टाइम टू गो फ्रॉम हियर, फ्रॉम कैसे आ गया, वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। मैं भाग नहीं सकती आपके साथ, आई गो वेरी वेरी स्लो। उसके बाद घर में दूध नहीं है, चाहे हवा में नहीं बन सकती, ठीक है, दूध लेकर आओ पहले। तो जब हमने बोला घर में मिल्क नहीं है, तो किसी चीज के होने की बात हो रही है, और किसी चीज के होने की बात हो रही है तो फिर उसमें एयर देयर या इट से स्टार्ट होगा। टाइम और मौसम के होने की बात होती तो इट आ जाता, अब देयर से आ जाएगा। देयर इज नो मिल्क इन द हाउस। या मिल्क इज नॉट देयर, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि किसके होने की बात हो रही है, मिल्क, तो मिल्क को सब्जेक्ट बना दो, फिर देयर तो लगाना ही पड़ेगा। तो देयर इज नो मिल्क इन द हाउस, या फिर मिल्क इज नॉट देयर इन द हाउस। ऐसे मिल्क इज नॉट इन द हाउस, ये पुअर है, देयर तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली देयर ही सब्जेक्ट है इसमें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेवेंथ। सेवेंथ है, मेरे काफी दोस्त हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं, कैसे भी बोल दो, बहुत फ्रेंड्स हैं। तो मेरे हैं, मेरे सब्जेक्ट हो गया, और हैं जो है वो वर्ब हो गया। तो आई हैव, अब हैव कैसे आ गया मैडम, वो फिर धीरे धीरे आएगा, आपको वो अगला लेक्चर है कि हैव कैसे आ गया। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, और हैव इसमें वर्ब हो गया। मेरे पास है, मेरे हैं, कैसे भी बोल दो, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है, कोई नहीं है जो इसे सॉल्व कर सके। कोई नहीं है, तो देयर इज नो वन। है इसमें मेन वर्ब हो गया, और कोई इसमें सब्जेक्ट हो गया। लेकिन कोई के लिए हम क्या बोलेंगे, देयर से शुरू करना पड़ेगा। जब श्योर ना हो वैसे भी देयर से करना पड़ता है। तो देयर इज नो वन, तो इज इसमें वर्ब हो गया, देयर इसमें सब्जेक्ट हो गया। जो इसे सॉल्व कर सके वो आगे की बात है, हु कैन सॉल्व इट, वो कैसे बना वो अभी नहीं सिखाना। तो फिलहाल आप इसको पकड़िए कि कोई नहीं है में सब्जेक्ट कौन है, देयर इज, और वर्ब इसमें इज है, राइट। यहां पे जाके ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगले लेक्चर में फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको ये सिखाना है मुझे ये इज, एम आर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, राइट। तो हमारा टॉपिक अगली क्लास का रहेगा टू बी फॉर्म, जो इस सब्जेक्ट बुक में दोबारा फिर से आएगा। तो इसको दो जगह पे समझाया जाएगा, एक अभी इसलिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझ आना शुरू हो जाए, छोटे छोटे सेंटेंसेस, और एक बार दोबारा आएगा तब उसकी सारी एक्सरसाइजेस भी आएंगी डिटेल में। तो अभी डिटेल में नहीं आएगा, आगे जाके और प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो दो बार आएगा तो परफेक्शन में चले जाओगे वैसे भी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से करो, और अगले लेक्चर से पहले इसको परफेक्शन में ले जाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से सुनोगे, बोलोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और किसी की कोई परवाह मत करो, तो बहुत अच्छा सीखोगे। इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, अगर आप कभी ध्यान से सोचो, सबसे ज्यादा अपने आप को पसंद करता है तो बहुत अच्छा जीता है, और अपने लिए सब कुछ करता है बिना सोचे, बिना डरे, बिना किसी से कोई चिंता किए, तो वो बेस्ट जीता है मेरे हिसाब से। बिंदास जिसे बोलते हैं, बिंदास जियो। मेरा तो फिलॉसफी है, गलती करके ही आगे बढ़ेंगे। गलती हुई तो समझो इंप्रूव हो रहे हो, सेम गलती को रिपीट नहीं करना है, बस एक बार जो सीखा सीखा। वो बोलते हैं ना, गलती करना तो इंसान का फितरत है, इंसान की फितरत है, उसकी मतलब हैबिट है, उसकी उसकी नेचर है। तो वो तो ठीक है, उसी से तो वो इम्प्रूव होगा। गलती नहीं करेंगे तो इम्प्रूव ही नहीं होगा। बोलोगे नहीं तो बोलना आएगा कैसे। तो बहुत आसान है इस लैंग्वेज को सीखना, वेरी कूल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो ट्राई टू स्पीक
the things I have taught, right? So see you in the next lecture. Okay, bye bye.